हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड के कोर 7 पेपर को। जैसा कि रिक्वेस्ट आया था कोर 7 के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो आज हम लोग कोर 7 को देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का, जैसे यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। मैं नासरीन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। तो पहला क्वेश्चन है 1 का ए, हु इज़ द ऑथर ऑफ मुंतखाबुत तवारिक। मुंतखाबुत तवारिक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बदायूनी ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हु वॉज बीरबल। बीरबल कौन था? तो बीरबल को तो सभी कोई जानते हैं, बचपन से हम लोग इनकी कहानियाँ पढ़ते आए हैं। तो बीरबल अकबर का एक दरबारी था और मुख्य सलाहकार था। आप इतना लिख दीजिए, 1 मार्क्स के लिए एनफ है। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखे। तो बहुत ही फेमस पुस्तक है अबुल फजल की जो लिखी हुई है अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इनफैलिबिलिटी डिक्री डिक्लेयर्ड। ये जो इनफैलिबिलिटी डिक्री था, इसे कब घोषित किया गया? इसे हम हिंदी में मजहरनामा के नाम से भी जानते हैं। मजहरनामा, ठीक है, मजहरनामा के नाम से भी जानते हैं। अकबर ने जब अपने धर्म दीन इलाही को चलाया था, तो उसी समय की घटना है, उसकी बाद की घटना है। तो उसने क्या किया था, सारे अधिकार जो है अपने धार्मिक अधिकार भी अपने में लेने के लिए, खुद हेड बनने के लिए उसने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे हम मजहरनामा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मजहरनामा भी इसे कहा जाता है। तो ये हुआ था आपका 1579, 1569 में, 79 में, यानी 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बहुत फेमस युद्ध है, 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज जजिया एबॉलिश्ड। जजिया कर जो है वो किस वर्ष हटा दिया गया? तो जजिया को कई बार हटाया गया है, लागू भी किया गया है, लेकिन हम लोग कोर 7 को पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स मुगल पीरियड में से कब हटाया? तो सबसे पहले इसे मुगल पीरियड में अकबर के काल में हटाया गया था, 1564 ईस्वी में, 1564 में जजिया को हटा दिया था अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, इसलिए उसने तीर्थ यात्रा पर भी जो कर लगा हुआ था उसको भी हटा दिया था, उसने जजिया को भी हटाया। तो इसका आंसर होगा 1564 AD। नेक्स्ट हम लोग जी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज हेमू। हेमू कौन था? तो हेमू का नाम आप लोग सुने होंगे, अकबर के साथ इसका युद्ध हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो अकबर के साथ हुआ था, हेमू ने लड़ा था, मीन्स अपोजिशन में था। तो ये मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति था, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था, और इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। तो 1 मार्क्स का है, तो इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग लिख सकते हैं मोहम्मद आदिल शाह सूर का सेनापति, जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध किया था, अकबर का समकालीन था ये। नेक्स्ट, हु रोट पातशाहनामा। पातशाहनामा की रचना किसने की है? तो इसमें भी ये जो पातशाहनामा बुक है, इसे 2-3 राइटरों ने लिखा है। एक तो काजवीनी का नाम आता है, मोहम्मद अमीन काजवीनी, और एक अब्दुल हामिद लाहौरी। लाहौरी का नाम हमें ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये दोनों में से जो भी कोई आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा। और फिर लाहौरी के बाद भी और 2 राइटरों ने इस काम को आगे बढ़ाया था। तो 1 मार्क्स का है, उतना आप लोगों को डिटेल लिखने का ज़रूरत नहीं है, किसी एक राइटर का नाम लिख दीजिए, अब्दुल हामिद लाहौरी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मेंशन 2 हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री के 2 हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक स्रोत के नाम लिखना है। तो कोई भी 2 ऐतिहासिक स्रोत का नाम लिख दीजिए, बहुत सारे हैं। तो जो कि बाबरी है, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, हुमायूं नामा है, अकबरनामा है,
शाहजहां नामा है, तारीख रसीदी है, तारीख अल्फी है, न जाने कितने साहित्यिक स्रोत हैं। तो दो याद रखिए इजीली शुरू का, तुजुके अकबरी, तुजुके बाबरी और हुमायूं नामा, ये लिख सकते हैं। अकबरनामा भी लिख सकते हैं, तो कोई भी एक लिख दीजिए। दो 2 मार्क्स का है ये। व्हाट इज़ मदद मास? मदद मास क्या था? तो मदद मास एक भूमि का प्रकार था जो कि दान में दिया जाता था विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को, यानी धर्म के जो थे काजी वगैरह होते थे उनको, और जो विद्वान होते थे उन्हें दान में दे दी जाती थी भूमि। दान में दी गई मीन्स इससे जो भी इनकम होगा वो पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल के अंडर में चला जाएगा, स्टेट उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। व्हाट इज़ जमा एंड हासिल? जमा और हासिल क्या है? ये भी इकोनॉमिक से ही जुड़ा हुआ है, जमा एंड हासिल इकोनॉमिक टर्म है। तो जब वसूली की जाती थी तो एक अंदाज़ा लगाया जाता था, अनुमान लगाया जाता था कि कितनी आय होगी, और फिर पर्टिकुलर हाथ में जो आता था आय वो हासिल कहलाता था। अगर हम इसे एक लाइन में लिखें तो जागीर की अनुमानित आय, यानी अनुमान जो लगाया हुआ आय था उसे हम जमा कहते हैं। जागीर की अनुमानित आय को जमा कहा जाता है। जागीर की वास्तविक आय को हासिल कहा जाता है, मीन्स जो हमारे हाथ आया। डी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। डी नंबर क्वेश्चन पर आ गए। व्हाट इज आईने दहशाला? आईने दहशाला क्या है? तो आईने दहशाला जो है वो भी आपका जुड़ा हुआ है दहशाला प्रणाली से, अकबर के काल से जुड़ा हुआ है। अकबर की जो अकबरकालीन भूमि प्रणाली टोडरमल के द्वारा जो लाया गया था, जिसे 10 वर्ष से जोड़ा गया था, इसीलिए इसे दहशाला भी कहा जाता है। तो दहशाला प्रणाली में भू राजस्व स्थानीय उत्पादकता तथा कीमतों पर आधारित थी। ठीक है, भूमि की पैमाइश करके स्थानीय उत्पादक जो होते थे उसी पर आधारित थी, और ये टोडरमल के द्वारा लाया गया था। तो ये था आईने दहशाला, अकबर के काल में भूमि व्यवस्था थी। नेक्स्ट, व्हाट इज टोडरमल सिस्टम? सेम समझ लीजिए, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर जस्ट ट्विस्ट करके दे दिया है। टोडरमल सिस्टम क्या है? तो 1574 ईस्वी में टोडरमल द्वारा भूमि की पैमाइश उत्पादकता के आधार पर 10 साल का लगान तय कर दिया गया था। यही टोडरमल सिस्टम था। टोडरमल ने जो दहशाला बंदोबस्त लाया था वो उसे ही टोडरमल सिस्टम कहा गया है। नेक्स्ट एफ नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेम एनी टू यूरोपियन ट्रैवलर हु गिव्स डिटेल अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जिसने लिखा है, तो फ्रांसिस बर्नियर था, पीटर मुंडी है, ट्रेवर्नियर है। तो फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेवर्नियर ये दोनों आप लोग लिख सकते हैं। मुख्यतः शाहजहाँ काल के बारे में लिखा है फ्रांसिस बर्नियर ने, कि किस तरह से जब भवनों का यहाँ पर निर्माण किया गया, बहुत सारे स्थापत्य वगैरह का निर्माण किया गया, तो जनता से किस तरह से वसूली की गई, ओवरऑल लिखा हुआ है, और उसमें इकोनॉमी का भी पार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर पर हम लोग आते हैं। व्हाट वाज पेटीकोट गवर्नमेंट? पेटीकोट गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं? इसे हम पर्दा शासन भी कहते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट दैट इज पर्दा शासन। तो पेटीकोट गवर्नमेंट जो था, ये पर्टिकुलर पर्दा शासन अगर आए तो भी वही टर्म होगा। तो अकबर, हम लोग जानते हैं अकबर बहुत ही विषम परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा था। मात्र 14 या 16 साल का वो था, तो उस समय अकबर गद्दी पर बैठा। पहले तो उसे बैरम खां का संरक्षण मिला, लेकिन फिर बैरम खां के साथ कुछ मतभेद होने पर उसे मक्का भेज दिया गया। उसके बाद 2 वर्ष 1560 से लेकर 62, ये जो 2 वर्ष थे, इस समय जो अकबर का प्रशासन काल था, इसमें जो मुख्य प्रभावी लोग थे या जिसके अंडर में हम कह लें शासन हो रहा था, वो अकबर की धाई माँ थी। ठीक है, महामंगा के नाम से जानी जाती है। अकबर की धाई माँ और उसके पुत्र और पुत्री, इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं शासन की बागडोर इन्हीं के हाथ में थी, और अकबर इनके ही अकॉर्डिंग शासन कर रहा था। तो इतिहासकारों ने इस 2 काल को 2 ईयर को पर्दा शासन का नाम दिया है। इसे ही हम पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं। तो जस्ट इसे अगर हम लोग आंसर फॉर्मेट में लिखें तो लिख लीजिए,
इस तरह से कि 1560 से 62 तक के काल को कुछ इतिहासकारों ने पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन कहा है, क्योंकि इस समय अकबर की धाई माँ उसके पुत्र तथा पुत्री शासन पर प्रभावकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सूफी? सूफी वर्ड का अर्थ क्या है? तो सूफी वर्ड जो है इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सफ़ा यानी पवित्र वर्ड से लिया गया है, और एक दूसरा ऊन के कपड़े पहनने वालों के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो दोनों में से जो भी कोई एक आंसर आप लोग लिख सकते हैं, दोनों ही लिख दीजिए, 2 मार्क्स का है कि इसके 2 मायने हैं, सफ़ा और ऊन के कपड़े पहनने वालों के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया है। जैसे सूफी लोग पहनते थे ना ऊन के कपड़े, वो बड़े चोंगे टाइप के जो होते थे, तो इसलिए आया है। सूप वर्ड भी आता है, इसका 2-3 जगह अलग अलग वेरिएशन मिलता है, लेकिन सफ़ा आप ज़रूर से इसको लिखिए कि सफ़ा यानी पवित्रता, सादगी, इससे लिया गया वर्ड है। अब आते हैं हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। मैं इसे जस्ट डिस्कस करूँगी। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर, जैसे हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अबाउट रिटर्न सोर्सेस ऑफ मुगल हिस्ट्री, यानी आपको साहित्यिक स्रोत लिखना है, सीधा सीधा रिटर्न सोर्सेस। तो बहुत सारे बुक्स हैं जो दरबारियों के द्वारा लिखे गए हैं, उनके बारे में 2-4 बुक्स, उनके नाम, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है पर्टिकुलर, और किसने लिखा है, किसके शासनकाल के बारे में लिखा है। 5 मार्क्स का है, तो कम से कम 5 से 6 बुक्स के ऊपर छोटा छोटा एक एक पैरा लिख देना है। नेक्स्ट, हाउ फॉर वॉज अकबर रेवेन्यू पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम? हाउ फार होगा यहाँ पे, 4 नहीं, हाउ फार वॉज अकबर रेवेन्यू पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम? अकबर का जो रेवेन्यू पॉलिसी था, जो उसकी राजस्व प्रणाली थी, वो कहाँ तक एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था, यानी वो पूरी तरह से व्यवस्थित था। तो अकबर की जो राजस्व प्रणाली थी उसके बारे में लिखना है। तो उसके बारे में हम लिखेंगे तो हम उसका विश्लेषण करेंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें ऐसी थी, तो थी ऑर्गेनाइज्ड, और नहीं थी तो नहीं थी ऑर्गेनाइज्ड, वो कंक्लूजन में निकलेगा। तो पहले तो अकबर की रेवेन्यू पॉलिसी को लिखना है, फिर कंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन मुगल इंडिया? मुगल इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ था उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यानी इस समय भी नगरीकरण हुआ था, बहुत सारे नए नगर बसे थे, शासकों द्वारा बसाए गए थे, तो और व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो भी इस कारण भी बहुत सारे नए नगर बसे, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सी नंबर के बाद हम लोग आ जाते हैं डी नंबर, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के शासनकाल में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, यानी कृषि उत्पादन जो होता था, उसके बारे में आपको लिखना है, यानी कृषि के ऊपर लिखना है इसमें एक पैरा। डिस्कस द बेसिक फीचर ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग के बारे में लिखना है। अकबर के काल से और हुमायूं के काल, बाबर के काल, सबके काल से थोड़ा थोड़ा लिखकर, क्योंकि यहाँ पे मुगल पेंटिंग बोल दिया, पर्टिकुलर किसी शासक के बारे में नहीं बोला। सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग प्रसिद्ध हुई थी वो, या फिर सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था पेंटिंग का, या प्रखर रूप से सामने आया था, वो जहांगीर के काल में था। लेकिन आप लोग हुमायूं, अकबर, बाबर से स्टार्ट करिए। बाबर के काल में 1-2 जो चित्रकार थे वो, फिर हुमायूं के काल में 1-2 चित्रकार थे वो, फिर अकबर के काल में अच्छे खासे चित्रकार हुए वो, और जहांगीर का थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए। शाहजहाँ के काल में भी चित्रकार थे। उसके बाद औरंगजेब के काल में इस पर कुछ पाबंदी लगाई गई, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए, उसके बाद फिर कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं लिखना है, जस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकारों के नाम और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स अगर याद है तो आप वो लिख सकते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। आप लोगों को कोई एक करना है। हाउ फार वाज अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी द बेसिस ऑफ दिस सेक्युलरिज्म, ऑफ हिज सेक्युलरिज्म? अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, यानी उसकी जो धार्मिक नीति थी, वो किस तरह से उसका आधार था उसके सेक्युलरिज्म का, यानी धर्मनिरपेक्षवाद का। अकबर ने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उसने किसी को जबरन धर्म को लेकर परेशान नहीं किया, जो जिस धर्म को अपनाना चाहे अपना
दिखता है, और इसके चलते उसने दीन इलाही बोलकर भी एक धर्म को निकाला, इबादत खाना का उसने निर्माण करवाया। दीन इलाही मुख्य रूप से जो था वो आपका था कुछ जितने भी धर्म हैं उनकी अच्छी बातों को एक जगह संकलित कर लिया गया था, और कहीं ना कहीं से राज्य धर्म बनाने की भी कोशिश की गई थी। तो पूरा का पूरा अकबर का रिलीजियस पॉलिसी का यहाँ पर आप लोगों को विश्लेषण करना होगा। नेक्स्ट, डिस्कस एलोबोरेटली द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय फॉरेन ट्रैवलर्स अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुगल इंडिया। मुगल इंडिया की जो आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हमें लिखना है, लेकिन किसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग? फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उनके अकॉर्डिंग, ना कि दरबारियों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, हाउ डिड अग्रेरियन क्राइसिस ओरिजिनेट अंडर द मुगल्स के समय या मुगल काल में किस तरह से जो आर्थिक संकट था वो उत्पन्न हुआ वो लिखना है। एग्रेरियन क्राइसिस हो गया था, यहाँ पर आप लोगों को वो मनसबदारी से लेकर जागीरदारी प्रथा जो थी वो आने के बाद किस तरह से जहांगीर और शाहजहाँ, अकबर के समय तक तो ठीक ठाक रहा, फिर जहांगीर और शाहजहाँ के काल आते आते संकट उत्पन्न हो गया था, औरंगजेब के काल में तो और ज़्यादा उत्पन्न हो गया था। तो वो पूरा ओवरऑल आपको यहाँ पर लिखना होगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट आंसर लिखिए, मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पर होगा, तो अभी के लिए इतना ही।